मैं डॉक्टर मिसेस कावेरी दावड़कर एनवायरमेंटल लॉ एंड टूरिज्म इस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि टूरिज्म और एक विश्व की तीव्र गति से वृद्धि होने वाला एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है या इकोनॉमिक इसका महत्व है। हम सभी जानते हैं कि 760 मिलियन टूरिस्ट जो प्रतिवर्ष इस विश्व में इधर उधर जा रहे हैं। साथ ही साथ 74 मिलियन जॉब जो है वो टूरिज्म के कारण मिले हुए हैं। इसके अलावा लगभग 215 मिलियन डॉलर जो एक्सपोर्ट बिजनेस है या आयात निर्यात जो है वो टूरिस्ट पर डिपेंडेंट है। स्पष्ट है कि टूरिज्म जो है एक बहुत जबरदस्त जो आर्थिक विकास के क्षेत्र में होने वाला एक सेक्टर उत्पन्न होने वाला एक सेक्टर है, जो कि किसी भी क्षेत्र के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों ही विकास को अपने में संबंधित किए हुए है। निश्चित रूप से इसका आर्थिक महत्व इसी परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टूरिज्म एक बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए उसका इम्पैक्ट जो होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही संदर्भों में हम देख सकते हैं। उद्यमिता का विकास, आर्थिक वैल्यू का महत्व या बढ़ाव या वृद्धि, या हम कहते हैं कि सामाजिक अंतर सामाजिक जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सामाजिक वैल्यू में बदलाव, टूरिस्ट के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसमें हम गिन सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा है, वो है इकोसिस्टम पर प्रेशर, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र पर उसका प्रभाव। साथ ही साथ वो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और वाइल्ड लाइफ है उसका अवनयन जो है टूरिज्म का बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा ग्लोबल पोल्यूशन के कंट्रीब्यूशन में भी पर्यावरण का हाथ है। ऐसा माना जाता है कि विश्व में अगर ग्रीन हाउस गैस का बढ़ोतरी होते जा रही है तो उसमें पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। टूरिस्ट इंडस्ट्री में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो वर्क करता है उसके कारण एक अनुमान है कि लगभग 8% जो CO2 का जो परसेंटेज है वह टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण वायुमंडल में जमा होते जा रहा है। ऐसे अनेक आयाम है जो इस बात को इंगित करते हैं कि टूरिस्ट के कारण ही या टूरिज्म एक्टिविटी के कारण ही ग्लोबल पोल्यूशन में इजाफा हुआ है। निश्चित रूप से पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट्स और टूरिज्म का बहुत ही अंतर संबंध है। हम जानते हैं कि विगत 10 वर्षों में बहुत ही तेजी से इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का विकास हुआ है और किसी भी रीजन के परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो डेजर्ट रीजन हो, चाहे हिमालय रीजन हो, चाहे कोस्टल रीजन में हो, इस क्षेत्र में पर्यटन जो है एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इकाई है और उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए पर्यटन जो है वो महत्वपूर्ण आयाम है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में जितना पर्यावरणीय ह्रास हुआ है उतना शायद किसी अन्यत्र नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में रिसोर्स पर निरंतर टूरिस्ट की बढ़ती संख्या से बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ा हुआ है और इसकी वजह से टूरिस्ट के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण उस क्षेत्र के पर्यावरण का अवनयन बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। ये जो बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है पर्यटन क्षेत्रों में, निश्चित रूप से ये इसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने रख दिए हैं कि किस तरह से पर्यटन को डेवलप किया जाए ताकि पर्यटन का संरक्षण हो। क्योंकि पर्यटन भी जरूरी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय इकोनॉमी के विकास में सहायक है, इसलिए ये एक्टिविटी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। अतः ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण वैश्विक समस्या के रूप में हमारे सामने आता है और इस प्रश्न के समाधान में बहुत सारे देश आगे आए हैं और हमारे देश में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए हैं। व्यवस्थापिका द्वारा कई सारे संशोधन किए गए हैं जो कि पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में लिए गए हैं। इस संदर्भ में आर्टिकल 48(1) और आर्टिकल 51(a) जो महत्वपूर्ण आयाम है जो पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टि में महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 41(a) जो है इस बात को इंगित करता है कि हमको पर्यावरण, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, जो हमारे देश की जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनका हमको संरक्षण करना है। दूसरा जो 51(a) जो क्लॉज है वो इस बात को इम्पोज करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है कि वह अपने पर्यावरण की रक्षा करे, खास करके फॉरेस्ट की, रिवर्स की और वाइल्ड लाइफ जो है उनकी हम सुरक्षा करें और प्रत्येक लिविंग क्रिएचर जो इस भारतवर्ष में है उन सब की हम सुरक्षा करें और उनकी रक्षा करें। और इसके लिए
हमारे संविधान में क्लियर कट इंडिकेशन दिया गया है, क्लियर कट हमारे संविधान में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक नागरिकों की यह ड्यूटी होगी, यह कर्तव्य होगा कि वे पर्यावरण को सुरक्षित करें और पर्यावरण के संवर्धन के लिए जितने भी हर संभव उपाय हो सकते हैं वह करें। खास करके वनों के और वाइल्ड लाइफ के लिए संदर्भ में बहुत ज्यादा काम करना की आवश्यकता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने पर्यावरण, खास करके रिवर्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स और वाइल्ड लाइफ के संदर्भ में काम करना, सचेत रहना बहुत जरूरी है। पर्यावरण के संरक्षण और कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो 1972 का था, वह इस संदर्भ में प्रथम प्रयास माना जा सकता है। इसके अलावा संपूर्ण विश्व में, भारतवर्ष में बहुत से पर्यावरण के कानून बने हैं जो कि विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इन 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 जो पर्यावरण एक्ट्स है, इनमें महत्वपूर्ण है वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, सीज एक्ट 1971, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1991 और पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसी तरह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1986। ये जो विभिन्न प्रकार के लॉज और एक्ट्स है, इन सभी के माध्यम से भारत सरकार ने अपने पर्यावरण को संरक्षित और संरक्षित करने का बेशक प्रयास किया है। और ये सभी जो लॉज और एक्ट्स है, यह पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र के किसी भी विकास के लिए इन लॉज को हमको ध्यान रखना पड़ता है। निश्चित रूप से ये जो एक्ट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रकार से पर्यटन विकास के लिए गाइडलाइन का काम करते हैं। ये जो एक्ट्स होते हैं टूरिस्ट क्षेत्र के लिए, टूरिस्ट के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि टूरिस्ट जितनी भी पर्यटन क्षेत्र की जो पर्यटकों के द्वारा जो की जाने वाली गतिविधियां हैं, ये इन्हीं लॉज और कानून के माध्यम से प्रतिबंधित होती है। जैसे कि 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो इस बात को वो टूरिस्ट को फैसिलिटी देता है कि वो प्रोटेक्टेड एरिया में जाए, लेकिन उस एरिया में किसी प्रकार की कमर्शियल गतिविधि को करने के लिए उसे मनाही की गई है या प्रतिबंधित है। इसी तरह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1986 है, उसकी जो सेक्शन 2A है, यह बोलता है कि नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी जो है यह पूर्ण तरह से प्रतिबंधित है। पर्यटन संवर्धन और पर्यटन के और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में जो विश्वव्यापी जो प्रयास किया गया था, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रयास है, वो है UNEP। ये जो UNEP जो एफर्ट है, ये सबसे पहले अस्तित्व में आए 1972 के रियो डी जेनेरो सम्मेलन और जोहान्सबर्ग के 2005 के सम्मेलन, जो विश्व के अनेक यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट इसका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर पर्यावरण और पर्यटन दोनों विकास के संदर्भ में गाइडलाइन का निर्माण किया गया था। एजेंडा जो 21 है, ये मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म को सम्मिलित करता है, और ये जो एक प्रकार का ये जो है पहला विश्वव्यापी इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव था जो कि सस्टेनेबल टूरिज्म के क्षेत्र में कार्यरत था। ये एक प्रकार से एक ऐसा ड्राफ्ट था, या ऐसे सस्टेनेबल टूरिज्म के ऐसे प्रिंसिपल इसमें लिखे गए थे जिसका इनिशिएशन 1995 में किया गया था, और बहुत सारे विश्वव्यापी विचार विमर्श के पश्चात सन 2000 में इसको फाइनल ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश किया गया। ये जो UNEP है, इसमें सस्टेनेबल टूरिज्म को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि सस्टेनेबल टूरिज्म जो है ये द नीड ऑफ द करेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। मतलब आज हम अपने संसाधनों को इस तरह से हम विकसित करें जिससे फ्यूचर जनरेशन को भी अपने संसाधन, उनके लिए संसाधन बचे रहें। निश्चित रूप से ये दोनों बातें जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी क्षेत्र के टूरिज्म विकास के संदर्भ में। हम टूरिज्म क्षेत्र का इस तरह से विकास करें जिससे कि उस क्षेत्र में न केवल
उस क्षेत्र का न केवल विकास हो बल्कि उस क्षेत्र के पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। 1995 के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ड्राफ्ट जो भी पब्लिश हुआ था, जिसकी मूल बातें इस यूएनईपी में संग्रहित मैंने सम्मिलित की गई थी, उसके 3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला था सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट, दूसरा है रिसोर्स एफिशिएंसी एंड क्लाइमेट चेंज, और तीसरा है डेवलप टूरिज्म वैल्यू चेन एंड इको फ्रेंडली अप्रोचेस। मतलब पर्यटन का इस तरह से विकास किया जाए ताकि उस क्षेत्र के रिसोर्स का इफिशिएंटली यूज हो, और जिसका क्लाइमेटिक चेंज जिसके ऐसे परिणाम जैसे क्लाइमेटिक चेंज जैसे परिणाम न हो, साथ ही साथ उस क्षेत्र के में टूरिज्म के या पर्यटन की ऐसी वैल्यू का निर्माण किया जाए जिससे जो इको फ्रेंडली अप्रोच जो है वो बलवती हो, और इको फ्रेंडली अप्रोच के साथ ही उस क्षेत्र का टूरिज्म डेवलपमेंट हो। निश्चित रूप से इन सभी बातों को एजेंडा 21 में शामिल किया गया था। जब हम एजेंडा 21 की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, वो है सस्टेनेबल टूरिज्म। और सस्टेनेबल टूरिज्म में 3 बातें मुख्य रूप से शामिल की गई है। पहला एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दूसरा सोशल सस्टेनेबिलिटी, और तीसरा है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। हम इसके ऊपर विचार तो करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये हम समझ लें कि कैसे टूरिज्म जो है वह पर्यावरण से अंतर्गत संबंधित है। निश्चित रूप से टूरिज्म जो होते हैं, उस टूरिज्म 3 प्रमुख आयामों के साथ होता है। पहला है इंटरेक्शन, यानी कि टूरिज्म में टूरिस्ट का जो इंटरेक्शन है वो स्थानीय पर्यावरण के साथ होता है, स्थानीय कम्युनिटी के साथ होता है। मतलब पूरी तरह से टूरिज्म एक्टिविटी जो होती है वह स्थानीय पर्यावरण से संदर्भित होती है। दूसरा अवेयरनेस, मतलब टूरिस्ट भी और लोकल होस्ट भी उस पर्यटन क्षेत्र के पर्यावरण के प्रति सचेत रहता है, या अवेयरनेस ऑटोमेटिकली उसमें, या एनवायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं पर्यटन के संदर्भ में ऑटोमेटिकली समाहित होते हैं। और तीसरा होता है डिपेंडेंसी, हर वो नेचुरल चीज या स्थानीय स्तर पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उन सब का विकास जो होता है टूरिज्म के कारण होता है, या टूरिज्म इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट है उन पर डिपेंड होता है। जिस राष्ट्र में जितनी ज्यादा नेचुरल कमोडिटीज होंगे या नेचुरल रिसोर्सेस होंगे, उतना ही टूरिज्म का विकास उस क्षेत्र में होता है। इस प्रकार टूरिज्म के प्रत्येक जो एस्पेक्ट होते हैं वह पर्यटन और पर्यावरण दोनों ही एक सिक्के के दोनों पहलू के समान हमको होते हैं। और इसीलिए जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है वह एक प्रमुख मुद्दा होती है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के कारण ही हम टूरिज्म के जो मुद्दे होते हैं, टूरिज्म के विकास के परिप्रेक्ष्य के जो महत्वपूर्ण आयाम है उसको हम ध्यान में रखते हैं। अर्थात कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। मतलब टूरिस्ट क्षेत्र के जितने भी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको हमको संरक्षण करना चाहिए, उनका हमको ऐसा प्रबंधन करना चाहिए ताकि उनके हानि पहुंचाए बिना उस क्षेत्र में पर्यटन का विकास हम कर सकें। दूसरा, जो पर्यावरण में जितने भी एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन है जो कि पर्यटन जनित है, उनका हम कम से कम उनका आविर्भाव कम से कम हो, इस बात के लिए हमको पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ पर्यटन का विकास किया जाना यथेष्ट होता है। निश्चित रूप से पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में इंटरनेशनल एफर्ट्स जो होते हैं बहुत जबरदस्त किए गए हैं, जिसमें पर्यटन के संविकास के संदर्भ में और पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अनेकानेक कानूनों का निर्धारण किया गया है या गाइडलाइन का निर्धारण किया गया है। आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन सी गाइडलाइन है। द यूएन कमीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 7th सेशन 1999, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है जो वैश्विक यूनाइटेड नेशन कमीशन के द्वारा सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ साथ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स ऑफ टूरिज्म 1999 को भी सूत्रपात किया गया था, जो समस्त विश्व के जिसमें कि विश्व के अनेक देशों को मतलब बुलावा दिया गया था और यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में 2001 में इसको फॉर्मुलेट किया गया था। इसमें टूरिज्म सेक्टर में
को मुख्य रूप से कंसिडर किया गया था और उसमें भी पर्यावरणीय संदर्भों के साथ टूरिज्म को कैसे विकसित किया जाए इस बात पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया था। इसके बाद वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग 2002 एंड देन क्वेबेक डिक्लेरेशन ऑफ इको टूरिज्म 2002, यह दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है या महत्वपूर्ण मुद्दे थे, बैठकें थी जिसमें टूरिज्म डेवलपमेंट के संदर्भ में दिशा निर्देश प्राप्त हुए, खास करके इको टूरिज्म के संदर्भ में जो विश्वव्यापी जो टूरिज्म को सस्टेन बनाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ इको टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण आयाम जो है वो निर्धारित किए गए थे। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, गाइडलाइंस ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट 2003, यह भी एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन है जो कि 2003 में अडॉप्ट की गई थी और इसमें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD ये जो है प्रमुखता से निर्धारित किया गया था। गवर्नमेंट जो है उन गवर्नमेंट को इस बात को मतलब बतलाया गया कि आप जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच टूरिज्म डेवलपमेंट का विकसित करें, मतलब किसी भी राष्ट्र के बायोडाइवर्सिटी को प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बनाए उसके संरक्षण की और उस टूरिज्म क्षेत्र के प्लान को निर्धारित करें और इसमें सभी सेक्टर को आपको शामिल करना है जिससे कि उस क्षेत्र के पर्यटन को हानि पहुंचाए बिना उस क्षेत्र के टूरिज्म का विकास किया जा सके। निश्चित रूप से ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है इसने पर्यटन विकास को एक नई दिशा दी है और ये जो नियम है ये पर्यटन जो एक बढ़ता हुआ आर्थिक आयाम है उसको एक नया आयाम दिया है जो कि मनुष्य के और मनुष्यता के विकास के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी UNEP की, उसके में लगभग 12 टूरिज्म के संदर्भ में, खासकर सस्टेनेबल टूरिज्म संदर्भ में उसमें 12 आयाम जो है निर्धारित किए गए थे जो कि सोशल इक्विटी, लोकल कंट्रोल, इकोनॉमिक वायबिलिटी, कम्युनिटी वेलबीइंग, फिजिकल इंटीग्रिटी आदि अनेक मुद्दे उसमें शामिल थे। लेकिन अगर हम पर्यटन के और पर्यावरण के संदर्भ में हम देखते हैं तो इस पर हम 3 मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला एनवायरमेंटल प्योरिटी, निश्चित रूप से एनवायरमेंटल प्योरिटी जो है वह महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में, तो ये बहुत ही जरूरी है। कई सारे ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं जहां पर पर्यटकों की बढ़ती हुई भीड़ के कारण वहां का जो पर्यावरण है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। वहां पर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन जैसी समस्याएं जो है वो जागृत हो जाती है। ऐसे में एनवायरमेंटल जो प्योरिटी है उनको बनाए रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए अनेक सारे कानून या पॉलिसीज बनाई गई है। निश्चित रूप से पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में इन पर्यावरण के प्योरिटी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरी जो बात आती है वो फिजिकल इंटीग्रिटी की। इसका आशय UNEP में इस प्रकार से दिया गया है, टू मेंटेन एंड एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंडस्केप बोथ रूरल एंड अर्बन and avoid physical and visual degradation of the environment। निश्चित रूप से जब हम किसी क्षेत्र में पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में लैंड भूदृश्य का निर्माण करते हैं तो उस भूदृश्य के निर्माण के समय चाहे वो अर्बन क्षेत्र में हो चाहे रूरल क्षेत्र में हो, हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके क्रिएशन के कारण पर्यावरण का अवनयन कम हो और इसके लिए अनेक सारे पॉलिसीज और लॉ बनाए गए हैं। वो उनमें से कुछ इस तरह से है कि जब कभी भी न्यू टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का हम निर्माण करें या किसी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करें तो प्रत्येक व्यक्ति को इकोलॉजिकल सिस्टम, उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखना होगा। दूसरा, हमको उस क्षेत्र में पर्यटन संरचना के विकास के दरमियान खुले स्पेस यानी कि ओपन स्पेस का कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ फॉरेस्ट कवर को भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फॉरेस्ट की कटिंग करें और वनों का नाश हो जाए और वहां पर टूरिज्म का विकास हो, तो ऐसा पर्यावरण की कीमत पर कभी भी नहीं करना होगा और इस बात के लिए वैश्विक रूप से कानून बनाए गए हैं।
इन पॉइंट ऑफ व्यू द एनवायरमेंटल लॉज ड्यू टू टूरिज्म, बहुत सारे जो नियम कानून है या बहुत सारे प्रावधान जो है इस योजना के अंतर्गत रखे गए हैं। उसमें सबसे पहला है टूरिज्म मैनेजमेंट। निश्चित रूप से पर्यटन प्रबंधन जो है वह एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा विशद आयाम है, क्योंकि इसमें हम पर्यटन क्षेत्र के जो लैंड रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है और एनर्जी रिसोर्स है, उन सब का प्रबंधन हम शामिल करते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिनों दिन पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों की भीड़ बढ़ते जा रही है और ऐसे में हमको पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर प्रबंधन करना ही उस पर्यटन क्षेत्र के पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक मार्ग बच जाता है। निश्चित रूप से पब्लिक अवेयरनेस भी उतना जरूरी है। स्थानीय जो होस्ट कम्युनिटी है उनको भी अवेयरनेस होना चाहिए, साथ ही साथ टूरिस्ट को भी उतना ही अवेयर होना चाहिए उस क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र के पर्यावरण के संरक्षण के प्रतिपालन में। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टूरिज्म जो है सबसे प्रमुख आयाम है, जो किसी भी टूरिस्ट क्षेत्र के पर्यटन के संवर्धन के लिए बहुत जरूरी है। पर्यटन के संवर्धन के लिए तो जरूरी है, साथ ही पर्यावरण के संदर्भ के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी पर्यटन क्षेत्र पोल्यूशन के शिकार होते नजर आएंगे। पर्यटन और पर्यावरण के संदर्भ में बायोडायवर्सिटी का जो पक्ष है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक क्षेत्र के हैबिटाट, वाइल्ड लाइफ और हाउस एरिया को निर्माण करते समय हमको बायोडायवर्सिटी की कम से कम हानि हो, इस बात का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से जो राष्ट्र बायोडायवर्सिटी के रूप से जितने सक्षम होते हैं उतने ही उस राष्ट्र में पर्यटन की संभावनाएं बलवती होती है। खासकर जैसे उदाहरण के लिए हम अगर छत्तीसगढ़ सोचे तो छत्तीसगढ़ बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से बहुत ही रिच है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो 13 राष्ट्रीय नेशनल पार्क्स है और 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को समृद्धशाली बनाते हैं। ऐसे में इनका प्रोटेक्शन करना और बायोडायवर्सिटी को ध्यान करना बहुत जरूरी है। और ये जो नेशनल पार्क है ये जो है बायोडायवर्सिटी को कंजर्वेशन के सबसे अच्छे उपाय है और इसीलिए जब हम बायोडायवर्सिटी के संरक्षण की बात करते हैं तो हमको नेशनल पार्क्स में बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए और इन प्रोटेक्टेड एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क अगर हम करते हैं तो उसके लिए नेशनल जो डायरेक्टिव्स है या राष्ट्रीय जो दिशा निर्देश है उनका अनुपालन हमको अवश्य रूप से करना चाहिए। और इसके परिप्रेक्ष्य में और भी बात है कि अगर टूरिज्म डेवलपमेंट जो है उसको करते समय या ऐसे क्षेत्रों में टूरिज्म डेवलपमेंट करते समय लोकल जो पीपल है उनका जो साथ है या उनका जो सहयोग है हमको करना चाहिए। और एक बात ज़रूरी है कि पार्क के मैनेजमेंट में जो फाइनेंशियल रेवेन्यू जो एकत्रित होता है वह पार्क के या नेशनल पार्क के संदर्भ में ही क्रय किया जा रहा है, इस बात का हमको मॉनिटर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी जो है उसके प्रति अवेयरनेस भी टूरिस्ट में जागृत करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए हमको गुड गाइड्स की ज़रूरत होती है। गाइड हमको अच्छे होने ताकि वो क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को बता सके, उनका संरक्षण के संदर्भ में पर्यटकों को जानकारी दे सके। इसके अलावा एजुकेशन एक्टिविटीज़ और बहुत सारे इंटरप्रिटेटिव इवेंट्स जो है उसको हमको ऑर्गेनाइज करना चाहिए और इसी तरह से अनेक ऐसी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए जो स्थानीय लोगों को बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के प्रति जागरूक करे, साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी के जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ को साथ में लेते हुए अगर कोई उद्यमी आगे आता है तो ऐसे उद्यमिता को भी हमको आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो कार्य है या इस तरह की जो उपाय योजना है यह न केवल पर्यटन क्षेत्र में उद्यमिता विकास को सहायक होती है बल्कि उस क्षेत्र के बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण होती है। अतः इनका प्रयोजन या इनका जो एक्टिवेशन है बहुत ज़बरदस्त या बहुत आवश्यक होता है। निश्चित रूप से अगर हम कंक्लूजन के रूप में अगर हम सोचें तो हम ये कह सकते हैं कि टूरिस्ट जो है विश्वव्यापी सबसे बड़ी इंडस्ट्री, ग्रोइंग इंडस्ट्री के रूप में हमारे सामने है, जो कि एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करती है और क्षेत्रीय विकास के लिए भी कारणीभूत है और इवन दो क्वालिटी ऑफ लाइफ के इन्हेंसमेंट के, खास करके जो टूरिस्ट क्षेत्र है उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के इन्हेंसमेंट के लिए भी कारणीभूत होती है और इसीलिए आवश्यक है कि इसके परिप्रेक्ष्य में इफेक्टिव कानून बनाए जाए और इतने इफेक्टिव पर्यावरणीय कानूनों को बनाया जाए ताकि
पर्यटन से संबंधित लाभों को भी प्राप्त कर सके और साथ ही साथ पर्यटन का पर्यावरण के जो संरक्षण के जो विभिन्न लॉज है उनका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली किया जा सके। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो गवर्नमेंट जो है उनको बहुत ही ज्यादा कंसर्न होना चाहिए जो कि टूरिज्म संबंधित एक्टिविटी के प्रति सचेत रहे, टूरिज्म संबंधित एक्टिविटी के प्रति सचेत रहे और बायोडायवर्सिटी के लॉस को या इको टूरिज्म को वहां उस क्षेत्र की परिस्थिति को बनाए रखने में सहायक हो। इस संदर्भ में एक विषय उल्लेखनीय है कि अगर हम किसी क्षेत्र के पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं और एक इफेक्टिव टूरिज्म पॉलिसी बनाए रखना चाहते हैं तो हमको निश्चित रूप से PPP मॉडल जो है उसको बनाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ रेगुलेशन मैकेनिज्म को हमको डेवलप करना चाहिए, खास करके टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, ताकि हम उस क्षेत्र के लोकल रिसोर्सेस का कंजर्वेशन कर सके। गवर्नमेंट जो है उसने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए एनवायरमेंटल के कंजर्वेशन के संदर्भ में। खासकर अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रहती है या गवर्नमेंट के कानून स्ट्रिक्ट रहते हैं तो पर्यटकों को भी पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले ऐसे कार्यों के प्रति सचेत रहना पड़ता है, या बहुत ज्यादा प्रतिबंध जो होता है उसके कारण पर्यावरण संरक्षण संभव हो पाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारा ग्रीन बेंच हाईकोर्ट के द्वारा बनाई गई है, उसी तरह से कई अनेक पर्यटन क्षेत्रों में जो पेनाल्टी का प्रावधान रखा गया है, कई टूरिस्ट क्षेत्रों में फाइन्स रखे गए हैं, इन सब को हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा ताकि पर्यटन क्षेत्र में पर्यटन को हम सुरक्षित रख सके, संवर्धित रख सकते हैं। इसके अलावा हमको निश्चित रूप से एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमको पर्यटन क्षेत्र में या टूरिस्ट एक्टिविटी से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं उसमें हमको किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व का हमको निर्धारण करना पड़ेगा। जब तक प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक संस्था को या जुड़े हुए प्रत्येक निजी क्षेत्र को अगर हम रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं तो उससे पर्यावरण हमारा सुरक्षित होता है। निश्चित रूप से पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सम्मिलित प्रयास से हम किसी भी क्षेत्र का पर्यटन जो है वो संभव बनाते हैं। तो इसलिए दोनों ही क्षेत्र को पर्यटन संरक्षण या पर्यटन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के प्रति उत्तरदायी बनाए रखना होगा, तभी हम पर्यटन को सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण को भी हम संवर्धित कर सकते हैं। पर्यटन आज की हमारी आर्थिक आवश्यकता है, तो पर्यटन हमारी आज की आर्थिक आवश्यकता है, तो पर्यावरण हमारा भविष्य का संदर्भ। इसलिए पर्यटन विकास के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षण और सुरक्षा देना हमारा पुनीत कर्तव्य है। नमस्कार।